हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार जांगिड़ है। आज सेकंड ग्रेड का जीके का पहला पेपर हुआ था, उसका अभी मैं आंसर की आपके सामने लेके आया हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला अवस्थित है? तो इसमें ऑप्शंस हैं इटली, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका उत्तर रहेगा हमारे पास इटली। यह पर्वत श्रृंखला लगभग पूरे इटली के प्रायद्वीप में फैली हुई है, जिससे यह देश का एक प्रमुख भौगोलिक हिस्सा मानी जाती है या बनती है। तो इस प्रकार से एपेनिन पर्वत श्रृंखला इटली में। सेकंड प्रश्न है, पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रम से क्या है? तो इसका उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पूछा है, तो इसका उत्तर रहेगा हमारे पास दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। पछुआ हवाएं 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच चलती हैं और इनकी दिशा दोनों गोलार्धों में अलग अलग होती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया है। राष्ट्र इसमें कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? चार ऑप्शन है। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ, ऑप्शन दो है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड के साथ, ऑप्शन तीन रहेगा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ, ऑप्शन चार रहेगा हमारे पास राष्ट्रीय सहकारी व्यापार लिमिटेड के साथ। तो इसका उत्तर रहेगा हमारे पास राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। यह समझौता राजस्थान के सहकारी उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो इसका उत्तर रहेगा हमारे पास ऑप्शन थ्री। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम। 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राष्ट्रीय राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका उत्तर रहेगा अंकित कुमार कसवा, ऑप्शन 4। उन्होंने 200 मीटर की दौड़ में यह रिकॉर्ड समय बनाकर पहला स्थान हासिल किया था। अगला प्रश्न रहेगा हमारे पास पांचवा, जिसका बारे में हम पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हमारे पास नाइजीरिया भी है, इंडोनेशिया भी है, पाकिस्तान नहीं है। तो इसका उत्तर रहेगा पाकिस्तान। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार ये पाकिस्तान इनमें नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है, COP29 यूएन जलवायु सम्मेलन में जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई है। तो यह करी गई है 2 गुना। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर है। 4 ऑप्शन नंबर 4 सॉरी इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार TRIPS के भाग हैं? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास कॉपीराइट्स, दूसरा है ट्रेडमार्क्स, तीसरा है पेटेंट्स और चौथा है भौगोलिक निर्देशन। तो इसमें ये चारों ही हमारे पास TRIPS के भाग रहेंगे। तो इसका ऑप्शन जिसमें चारों रहे उसमें ऑप्शन नंबर 3। तो इसका उत्तर रहेगा हमारे पास तीसरा। तो 8वें प्रश्न पर चलते हैं हम और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? तो ये तो सीधा सा उत्तर रहेगा इसका छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी इस पठार से होकर बहती है, जिससे यह क्षेत्र के जल निकासी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन इसके देखेंगे। प्रश्न देखो, एक में इसमें सूची दी गई है, सूची जिसमें द्वीप और चोटियों को मिलान करना है हमारे पास। तो उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार और मध्य अंडमान, और साथ में चोटियां दी गई हैं माउंट कोयोब, माउंट थुइलर, और इसी के साथ सैंडल पीक भी है, माउंट डियाबालो। तो इसका हम देखते हैं, उत्तरी अंडमान के साथ तो सैंडल पीक मिलेगा इसका। ठीक है, तो पहले में ऑप्शन नंबर 3 तो एक और चौथा ऑप्शन में है। फिर बी के साथ मिलेगा हमारा माउंट कोयोब, दक्षिण अंडमान में माउंट कोयोब है। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं हम और देखते हैं, हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सी सौ प्रतिरूप या पैटर्न क्या कहलाता है? सीधा सीधा प्रश्न है, इसका उत्तर रहेगा वाकर परिसंचरण, ऑप्शन नंबर 2।
यह क्या होता है कि यह भूमध्य रेखीय जो प्रशांत क्षेत्र में वायुमंडलीय संचलन से संबंधित है और जो इन दोनों महासागरों के बीच के मौसम को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 11, भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोतों के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए शुरू किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा हमारे पास सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी के कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 3। ये कार्यक्रम क्या है कि किसानों को उनके छोटे और बिखरे हुए भूजोतों को एक साथ लाने में मदद करते हैं, जिससे कृषि में दक्षता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते? इतना सीधा प्रश्न है, जो कि गंगा के डेल्टा, ये जो ऑप्शन दूसरा है ये सीधा सीधा इसका आंसर रहेगा। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है ना, जैसे उत्तर पूर्वी भारत हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग। प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, ये नुमालीगढ़, बोंगांगी बोंगाईगांव, गुवाहाटी, डिगबोई, ये सभी असम में स्थित हैं और इनका क्रम रहेगा हमारे पास पूर्व से पश्चिम डिगबोई, फिर नुमालीगढ़ आ जाएगा, फिर गुवाहाटी और बोंगाईगांव। तो इसका आंसर पहला देखो आप, DACB। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, सूची 1 का सूची 2 से हमें सुमेलन करते हुए उत्तर देना है। उत्पाद और विश्व के कुल उत्पादन में भारत का स्थान। कपास, रेशम और मानव निर्मित रेशा में भारत का दूसरा स्थान है विश्व में। तो इसका ऑप्शन मिलाओ आप A का C से। पहले में C मिल रहा है तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, सीधा सीधा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा। चलो जी, अगले प्रश्न पर चलते हैं, 15वें प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 है, वित्तीय वर्ष 2023 में भारत में सेवा क्षेत्र के राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो भाई इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के कथन है, ये जो सकल राज्य मूल्यवर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा 20% से अधिक है। बिल्कुल सही है, उत्तर सही है, ये कथन सही है। और सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात का सम्मिलित हिस्सा 50% अधिक है। दोनों ही सही रहेंगे इसमें, तो इसका ऑप्शन दूसरा रहेगा इसमें। ठीक है, अगला चलो, 16वां प्रश्न क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में सही कथनों के संबंध में कूट चुनना है। तो इसके बारे में देखिए, यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था, जिसका नाम एडविन चार्ल्स मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने क्रम से ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद संभाले। सही है। और अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया, यह भी सही रहेगा। महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया। यह इसके बारे में महात्मा गांधी ने इस अधिनियम के बारे में कुछ कहा ही नहीं, तो ऑप्शन C इसमें गलत है। तो पहले A B तो दोनों सही हैं। और अब D ऑप्शन और देखते हैं। दस्तावेज की एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें 10 वर्ष की अवधि के बाद अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया। बिल्कुल सही है, तो इसमें A B व D इसका ऑप्शन रहेगा और उत्तर रहेगा इसका 4। ठीक है, C ऑप्शन नहीं है इसमें। प्रश्न संख्या 17 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा था? तो इसका उत्तर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा उत्तर रहेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 18वां, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी क्या थी? ये थी 1.8%, ऑप्शन 1। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं हम, 19वां, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया था? तो यह है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें यह 1971 में हुआ था, आपको याद रखना है। तो इसके द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बनाया था, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 20, प्रांतों के सही समूह को पहचानिए जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। इसमें बॉम्बे, बंगाल, बिहार, ऑप्शन 1 सही रहेगा इसका उत्तर। ठीक है, सही ऑप्शन 1 रहेगा। प्रश्न संख्या 21 है, एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? तो इसमें संघवाद,
पंथ निरपेक्ष राज्य, गणराज्य, संसदीय शासन प्रणाली। गणराज्य इसमें नहीं रहेगा। इसका उत्तर क्या रहेगा? ये जो गणराज्य ऑप्शन है, ये इसका परिलक्षित जो विशेषता है संविधान की, यह विशेषता परिलक्षित होती है। बिल्कुल। अगला प्रश्न हम देखते हैं 22वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक के को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? देखो सीधा सीधा उत्तर रहेगा इसका अनुच्छेद 111, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 23वां। निम्न में से ये प्रश्न आप पढ़िए और इसका उत्तर देखते हैं, बताता हूं मैं आपको। श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम श्री भारत संघ और भारत बिहार राज्य 1951। इसका उत्तर 23वें का उत्तर ऑप्शन 1 रहेगा। 24वां प्रश्न पढ़िए। संविधान 42वां संशोधन के अनुसार 1976 के द्वारा राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में निम्न कौन से अनुच्छेद अंतः स्थापित किए गए? 39 क, 43 ख, 46 क, 48 क। तो इसका उत्तर रहेगा पहला और चौथा ही है इसमें उत्तर। 39 क और 48 क, पहला और चौथा है चौथा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या कहते हैं कि अनुच्छेद 39 क समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से था संबंधित था, और 48 क था पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार से संबंधित था। ठीक है, तो ये अंत स्थापित। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में सुमेलित करना है हमें उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जो आपस में किस समय पर थे। मोरारजी देसाई जो कि इंदिरा गांधी के समय थे, बिल्कुल सही बात है। चौधरी देवीलाल, नहीं 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 नहीं, ये नहीं थे। ये चौधरी देवीलाल वीपी सिंह और चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व काल में उप प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गलत जो है जो। प्रश्न संख्या 26 है, देखो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्त बिल्कुल सही होनी चाहिए? इसका देखो, यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीट जीतता है, 6% नहीं 2%, तो इसका उत्तर रहेगा अपने पास ऑप्शन 2। और 3 राज्य होने चाहिए कम से कम, तो ये उत्तर इसका ऑप्शन 2। अगला प्रश्न हम देखते हैं 27। 1974 के भारत 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम इस समझौते के विशेष रूप में उल्लिखित है? ये था कच्चा थीवू द्वीप, ऑप्शन 1। ठीक है, ये पंबन पिजन द्वीप वगैरह नहीं रहेंगे इसका उत्तर। 28वां देखो, निम्नलिखित में से कौन सा फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबद्ध संगठन है? तो भाई इसमें ऑल इंडिया AIOE भी है और ICA भी है, और ये CMSME ये नहीं है, नहीं ये भी है। तो इसमें ऑप्शन तीनों ही ऑप्शन सही है इसमें, तो A B और C, ऑप्शन नंबर 4। इसका उत्तर रहेगा चौथा। प्रश्न संख्या 29। भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो भाई इसमें गुट निरपेक्षता के सिद्धांत में विदेश नीति में स्वतंत्रता सम्मिलित है, विश्व मामलों के प्रति तटस्थता ये सम्मिलित नहीं है। गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी भी गुट में शामिल न होना है, इस लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत विश्व के मामलों के प्रति तटस्थ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका उत्तर रहेगा 2। प्रश्न संख्या 30। विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की वार्ताओं के जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 का समूह बना गया। तो इस समूह में शामिल नहीं है, तो इस समूह में पाकिस्तान शामिल नहीं है भाई। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, केन्या, न्यूजीलैंड और नॉर्वे शामिल है, ये देश सम्मिलित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 31। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का विषय था अधिक समावेशी और संपोषित विकास, बिल्कुल सही। भारत ने 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, सही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय तथा दृष्टिकोण था ब्रिक्स एट द रेट 21 शांति, नहीं 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 ये गलत है। ब्रिक्स इसका विषय था ब्रिक्स एट द रेट 2021 21 शांति, समग्रता और सहमति के लिए ब्रिक्स अंतः सहयोग। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा 3। प्रश्न संख्या 32 है, इस महासभा के समक्ष में मैं अपनी जनता और
अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूँ कि हम संयुक्त राष्ट्र के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों को, अरे सीधा सीधा है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 33। शिक्षा मनोविज्ञान, अभी साइकोलॉजी के प्रश्न आ गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? बिल्कुल अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता के अंतर्गत, क्योंकि जिसका हमें वृद्धि और विकास देखना है वह अधिगमकर्ता के बारे में देखना है। ठीक है, चलो ऑप्शन इसका एक रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखेंगे हम। ऑप्शन सॉरी 4 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन रहेगा उसका 33वें का। 34वां प्रश्न देख रहे हैं हम। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो पढ़िए, विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, ओके सही है। विद्यार्थियों की वैयक्तिक विविधताओं को समझने में, यह भी सही रहेगा। प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में, बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या का निर्माण, ये तो चारों ही सही है। तो ऑप्शन इसमें चारों में कौन सा है? ऑप्शन तीसरा, ए बी सी डी सही है। चौथे चारों ही सही है, इसका ऑप्शन रहेगा 3। प्रश्न संख्या 35। अब आ जाइए कोहलबर्ग के सिद्धांत पर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? यह साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, पहला ही ऑप्शन रहेगा इसका। इस चरण में व्यक्ति यह मानता है कि वह कि सही वही है जो उसकी अपनी जरूरतों को पूरा करता है। कि क्या है? सही वही है जो अपनी जरूरतों को पूरा करता है। प्रश्न संख्या 36। इसमें हमें अभिकथन और कारण दिए गए हैं, उनको देखना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्ख तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। ठीक है, अगला इसका कारण देखते हैं। संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय हैं जो सूचनाओं को एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करते हैं। बिल्कुल, इसका ये कथन की जो व्याख्या है ना, कारण, ये बिल्कुल सही है। दोनों ही आपस में सही व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका उत्तर रहेगा भाई ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 37 पे आते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है? अच्छा, ये तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई भाई, ये तो सीधी सीधी इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 38। शिक्षण शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाटकीकरण कर रहा है। शिक्षक 5 निर्मितवादी उपागम के अनुसार किस चरण में है? भाई ये है विस्तार करना में है, संलग्न में है, खोज करना में, व्याख्या करना में। ये रहेगा ऑप्शन नंबर 2, संलग्न करना में। ठीक है, 5 जो सिद्धांत निर्मितवादी उपागम है उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक शारीरिक उपागम के संबंधित नहीं है? तो भाई इसमें तो ऑल पोर्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 40 है, इसमें देखते हैं। अल्बर्ट बांडुरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है। तो अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार ये कौन सा अधिगम था? संज्ञानात्मक अधिगम। इसमें संदर्भित ऑप्शन एक ही रहेगा इसका उत्तर। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? भाई देखे, अधिगम से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो अभ्यास व अनुभवों के फलस्वरूप। बताओ, ये तो सीधी सीधी, कभी भी अधिगम का चैप्टर पढ़ोगे आप, सीधा सबसे पहले यही परिभाषा आती है आपके सामने कि अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन एक ही सही दे रहा है। हाँ, तो यही उत्तर रहेगा इसका, आगे तो सब गलत है भाई। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी मानसिक प्रक्रिया स्टर्नबर्ग के तंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस घटक के अंतर्गत सम्मिलित है? तो भाई मेटा घटक, हाँ यही रहेगा, ऑप्शन 1 इसका उत्तर रहेगा, मेटा घटक। एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है। इस बच्चे का के अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि सहारा देगी? ये त्रिआयामी मॉडल का अधिगम अभिकल्पना हो गई है, तो त्रिआयामी मॉडल का। ठीक है, ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। निम्न 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? बताओ कहाँ से प्रश्न पूछा, इतना बढ़िया प्रश्न है। तो
यह 16 द्विध्रुवीय कारक सम्मिलित है, यह सही है। यह शील गुण उपागम पर आधारित है, यह भी सही है। यह एक प्रक्षेपी परीक्षण है, यह भी सही। तो चौथा ऑप्शन ही नहीं है, यह प्रकार उपागम पर आधारित नहीं है। यह प्रकार उपागम पर आधारित है, यह गलत है ऑप्शन। यह शील गुण उपागम पर ही आधारित है, जो कि ऑप्शन आपने बता चुके। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन 4, इस पर आधारित नहीं है। प्रश्न संख्या 45 है, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं एवं व्यवहारों को के अनुकूल बना लेता है, तो इसे कहा जाता है किसको भाई? अपनी कोई वयस्क अपनी इच्छा, प्रेरणा और व्यवहार को बाल्यावस्था की इच्छा, प्रेरणा और व्यवहार के अनुकूल बनाए, तो इसे कहा जाता है, इसे प्रतिगमन कहते हैं एक्चुअली। यह एक रक्षा तंत्र है जिसमें व्यक्ति तनाव से बचने के लिए बचपन के व्यवहार पर लौट आता है, जैसे स्ट्रेस वगैरह हो जाती है तो उससे बचाव के लिए, तो वह प्रतिगमन के द्वारा अपने बचपन के व्यवहार में लौट आता है। प्रश्न संख्या 46 अपन देखते हैं, एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके, यह क्या कहलाती है भाई? इसका ऑप्शन देखो, उपलब्धि अभिप्रेरणा, हाँ यही रहेगी उपलब्धि अभिप्रेरणा, या अनुमोदन सत्ता संबंधन, इससे कोई संबंध ही नहीं है इनका। इसका उत्तर रहेगा एक। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य वैयक्तिक विभिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता है? तो इसका उत्तर रहेगा, पढ़िए अभी, व्यवसायिक नहीं, सभी के लिए समान निष्पादन स्तर तय करना, बिल्कुल बिल्कुल यही रहेगा। प्रत्येक छात्र अपनी गति और क्षमता के अनुसार सीखता है, इसलिए समान स्तर तय करना सही नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका समान स्तर तय नहीं कर पाएंगे हम, सभी की अपनी अपनी क्षमता होती है सीखने की। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है, यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? सीधा सीधा है अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन, ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, कीर्ति हमेशा बैडमिंटन खेलने में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना भी करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन होने लगी, लेकिन दर्द और परेशानी के बावजूद वह खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। उसके पास किस प्रकार की अभिप्रेरणा थी? उसके पास अर्जित नहीं, द्वितीयक नहीं, आंतरिक अभिप्रेरणा थी। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन 3, आंतरिक अभिप्रेरणा। प्रश्न संख्या 50 पर चलते हैं, हमारे 50 प्रश्न सही हो कर चुके हैं हम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कोई सहपाठी हैं उनको शेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो शेयर जरूर करनी। ठीक है, अभी देखते हैं हम अगला प्रश्न। वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन और कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है, क्या कहलाती है? रुचि कहलाती है भाई, रुचि। ठीक है, प्रश्न संख्या 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? तो इसमें देखते हैं, संवर्धन कार्यक्रम भी है भाई, जरूरी है, तत्वरण भी जरूरी है, पुल आउट दृष्टिकोण भी जरूरी है, उपचारात्मक अनुदेशन। इसका उत्तर आप बताएं पहले, बाकी उपचारात्मक अनुदेशन इसमें नहीं होगा, तो इसका उत्तर रहेगा ABC, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के दृष्टिकोण अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? क्या है? उपयुक्त नहीं है। समूह चर्चा द्वारा दृष्टिकोण परिवर्तन में वकालत करना, सही है। उसकी अभिवृत्ति विश्वास से संबंधित जन प्रतिबद्धता, अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवृद्धि में अधिक, ना 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 ना, ये नहीं है, ये सही नहीं है भाई। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 53 पर चलते हैं। चलिए अब राजस्थान की जीके से संबंधित प्रश्न आ गए। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है? बेड़च, खारी, डाई, कोठारी। खारी, बिल्कुल, उसका उत्तर रहेगा ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 54, धोकड़ा, पलास, तेंदु और सैमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो भाई ये मिश्रित पतझड़ वन कहलाते हैं, उनमें पाए जाते हैं। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 55, राज 171 और मोती ये बाजरे की किस्में हैं भाई, सीधा सीधा उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। 56वां, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? असत्य कथन हमें देखना है। इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है, नहीं 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 नहीं, इसकी तुलना रॉकी पर्वत से नहीं की जाती, बल्कि अमेरिका है के ही एप्लेशियन पर्वतमाला और एप्लेशियन जो पर्वत है ना श्रृंखला, उससे की जाती है, ना कि रॉकी पर्वत से। तो ऑप्शन नंबर पहला ही गलत रहेगा भाई इसका तो।
ठीक है। 57वां प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, अरे भाई साहब कितना सीधा प्रश्न दिया है, बताओ। सीक अलवर, जयपुर, उदयपुर नहीं, सीकर, नागौर, जालोर नहीं 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 नहीं, सीकर, अजमेर, सिरोही। ठीक है। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा सीकर, अजमेर, सिरोही से कर गुजरती है। प्रश्न संख्या 58 हम देखते हैं, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री एक कंपनी है जिसकी इकाई बी कहाँ पर अवस्थित है, यानी कि इसमें ए में और बी में कौन कौन सी जगह क्या क्या आएगा। तो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री फ्रांस जो है, फ्रांस है वहां पे कंपनी है, फ्रेंच कंपनी एक तरह से समझ लो ना। और यह कहाँ पर स्थित है, भिवाड़ी में स्थित है अपने, कहाँ पर, भिवाड़ी में। ए और बी में, तो इसका उत्तर रहेगा 4। प्रश्न संख्या 59 पर चलते हैं, देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है पर्यटन स्थल और उसकी स्थिति के अनुसार। देलवाड़ा, भाई देलवाड़ा, नाकोड़ा, रामेश्वर धाम, ओ त्रिपुरा सुंदरी। चलिए, इसका देलवाड़ा तो है आबू पर्वत पे, तो पहले में ए ऑप्शन में तीसरा देखो, तो पहला और दूसरा ऑप्शन में 3-3 है, तो ये देखो। फिर नाकोड़ा है बालोतरा में, तो बी ऑप्शन में 1-1, तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही चल रहा है। अब तीसरे सी ऑप्शन से देखते हैं, रामेश्वर धाम बताओ कहां पर है, आप ही बताओ। ये है सवाई माधोपुर में, तो सी में 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास, बताओ भाई, त्रिपुरा सुंदरी कहां पर है। त्रिपुरा सुंदरी कहां पर है, बताओ। बांसवाड़ा में। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन 2। 3-1-4-2। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 60वां। निम्न में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं। ओ, और अधिकांशतः बाड़मेर, कांकरेज भाई, कांकरेज, सीधा सीधा चलो कांकरेज पर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, समझ में आ रहा है, इसका उत्तर रहेगा चौथा। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको, मुझे पूरा विश्वास है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, बताओ। जोधपुर, ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं, आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है। भाई इतना सीधा प्रश्न, बागोर, आहड़ से संबंधित बागोर नहीं, बागोर मध्य पाषाण काल का एक पूरा स्थल है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था। मंडोर, सीधा सीधा, हरिश्चंद्र, रज्जिल, बक्कू। ठीक है, ये सब सारे मंडोर शाखा से संबंधित थे। उसके बाद जालोर शाखा, राजगढ़, अलग अलग हुए थे वो सब। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं, चौहान निम्न में से किस सम्मान से संबंध, किस स्थान से संबंध नहीं रखते थे। जालोर से थे बिल्कुल, राठौर रणथंबोर से, ये पिछली बार लास्ट जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें आया था रणथंबोर वाला, कि कौन सा चौहान था वहां का। लोद्रवा नहीं नहीं नहीं, लोद्रवा इसका उत्तर रहेगा, लोद्रवा भाटियों से संबंधित है, ना कि चौहानों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 65, सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था। उदय सिंह। कौन था, ऑप्शन नंबर 2, उदय सिंह। ठीक है। भील जनजाति के संदर्भ में पाल है, पाल क्या कहलाता है, भील गांवों को पाल कहते थे। ठीक है, भील के जो गांव होते हैं ना उनको पाल बोला जाता है। अगला देखो, 67वां, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृद भांड है, बैराट का। ठीक है, पूरा स्थल है ना जो चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति का पूरा स्थल कहाँ पे, बैराट में, ऑप्शन नंबर तीसरा। प्रश्न संख्या 68, आ जाओ जी, अब क्रांति से संबंधित आ जाओ। 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी। सैडलर की, मेजर बर्टन और सैडलर की हत्या हुई थी, जो कि ऑप्शन 1 पहला ही है उत्तर। प्रश्न संख्या 69, जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। वो पहला ही ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा, जमनालाल बजाज के। ठीक है। प्रश्न संख्या 70, निम्न में से किसने करमचंद पवार को अजमेर परबतसर और बनेड़ा परगने जागीर में प्रदान किए थे। राय सिंह को, ऑप्शन राय सिंह ने किए थे भाई करमचंद पवार को, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर रहेगा।
1565 ईस्वी में मुगलों से रानीसर की लड़ाई किस शासक ने लड़ी थी? अरे मुगलों से तो राव चंद्र सेन ने लड़ी थी। ऑप्शन एक ही सही रहेगा उत्तर। पहला ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 72 पे चलें। इसका प्रश्न पढ़ो आप पहले। निम्न में से मत्स्य संघ के किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृद्ध राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया? बाबू शोभाराम। ऑप्शन एक इसका उत्तर रहेगा। कौन है बाबू शोभाराम? लोक देवताओं के निम्नलिखित युग्मों में कौन से सम्मिलित नहीं है? बाबूजी राठौड़ बिल्कुल सही है। गोगा जी चौहान बिल्कुल सही है। रामदेव जी तंवर बिल्कुल सही है। हड़बू जी पवार नहीं नहीं नहीं, हड़बू जी सांखला गोत्र के थे भाई साहब, सांखला गोत्र। ठीक है। प्रश्न संख्या 74। प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में करी गई थी। ऑप्शन 4। मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया? मेवाड़ पुकार से। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। चित्रकार शाहबदी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? मेवाड़ चित्रकला शैली से। ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ से। प्रश्न संख्या 77 देखो। ओहो दधी माता मंदिर का माता का मेला किस स्थान पर आयोजित? गोठ मंगलोद। कहां पर? गोठ मंगलोद। ऑप्शन नंबर 1। पुत्र जन्म के 10वें दिन, देखो पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? ये उत्तर का इस प्रश्न का उत्तर आप बताओ। वैसे तो इसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में बताता हूं आपको। बताओ आप बता रहे हो या मैं बताऊं? बताओ बताओ जरा। दसोटन। ठीक है। निम्नलिखित में से संतों में से रामानंदी संप्रदाय के रेवासा पीठ के संस्थापक स्वामी कृष्णदास जी थे। कौन थे? स्वामी कृष्णदास जी। ऑप्शन नंबर 3। 80वां प्रश्न देख लो। निम्न में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? जूनागढ़। जो कि कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर बताओ आप, कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग में। ठीक है। जूनागढ़ 2 जगह है, आप दोनों ही बताना कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर है, क्या अंतर है इनमें। ठीक है। चलो बताओ अगला प्रश्न पे देखते हैं। 81वां। भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये राज्य के महाधिवक्ता का, ये तो राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया है कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका भाई 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 1956 के अनुसार बताया गया था कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन से विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं? बताओ। इसका पहला है जला, बिल्कुल भाई ये भी गाया जाता है। दूसरा है पड़नेट, ये भी गाया जाता है विवाह के अवसर पर। गोरबंद नहीं नहीं, गोरबंद तो ऊंट का श्रृंगार है और उस टाइम पे नहीं गाया जाता विवाह के। सीठने भी जब गाए जाते हैं विवाह के उस। तो पहला दूसरा चौथा इसमें उत्तर रहेगा। तो पहला दूसरा चौथा किसमें रहेगा भाई? दो, ऑप्शन 2 में। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन 2। राजविलास ग्रंथ के मान कवि, कहाँ खो रहे हो बच्चों? मान कवि भाई साहब, मान कवि। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अच्छा जी, एक मुख्यमंत्री के बारे में बात हो रही है। बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। ओके जी। ये तो भाई देवपुरा जी हैं सीधा। उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का भी पद पारित किया था। तो भाई ये हीरालाल देवपुरा जी हैं जिन्होंने ये तीनों कार्य किए थे, तीनों जगह पदस्थान रहे थे। तो इसका उत्तर रहेगा पहला हीरालाल देवपुरा जी। 86वां संविधान सॉरी 86वां प्रश्न है। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जी। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन और एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद और समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित। बिल्कुल नहीं भाई, गलत बात है ये तो। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान के दूसरे अनुसूची के लेखानुसार थे। नहीं 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 नहीं, दोनों ही गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों, इसका उत्तर नंबर 1 रहेगा, पहला और दूसरा गलत। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? कर्मचारियों की भर्ती नहीं, सेल सिस्टम की समीक्षा। बिल्कुल यही थी, सेल सिस्टम की समीक्षा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 88वां। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों
की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताओ भाई। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, नहीं, गलत है भाई ये। तथा आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान का, नहीं 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 नहीं। राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष तथा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकता है, नहीं। आयोग का सदस्य अपने पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर, जो भी पहले हो, नहीं। राजस्थान, यही आएगा फिर इसमें, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल यही है उसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। किस समिति की सिफारिश के राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? तो अनुसूचित जाति कल्याण समिति, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर रहेगा, आप देख लो डायरेक्ट। प्रश्न संख्या 90। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही जो वाक्य है उसको चुनना है हमें। तो पढ़ो। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग 1995 से क्रियाशील है, नहीं। अगला है, प्रारंभ में इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्यों का प्रावधान, नहीं। और इसका उत्तर आप बताओ, प्रारंभ में कितने थे? और प्रश्न नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है, आयोग की अपनी जांच एजेंसी जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का नेतृत्व करता है, अधिकारी करता है, बिल्कुल यही सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न संख्या 91। ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच। सीधा सीधा उत्तर रहेगा इसका सरपंच। कौन रहेगा? सरपंच। गडीसर झील जून 2025 में किस कारण देश, अरे ये तो अभी अभी चर्चा में थी, जून 2025 में अंतिम महीने में ही दक्षिण एशिया आर्द्र भूमि सम्मेलन का शुभंकर बनाया जाना। ऑप्शन 1 ये, जो कि रामसर साइट्स होती है ना, उनसे संबंधित है, ठीक है। गडीसर जो झील है, ये ऑप्शन इसका 1 रहेगा उत्तर, ठीक है। प्रश्न संख्या 93 पढ़ो। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों राज्य विधानसभा से संबंधित है जो में सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? 169 एक, बिल्कुल सही है। 179 गए, बिल्कुल गलत है भाई साहब। और 183 गए, ये सही है। तो नहीं नहीं नहीं, 183 गए गलत है, इसमें वो नहीं है, ये राज्य विधानसभा से संबंधित नहीं है। इसमें 179 गए और 169 एक, ये दोनों सही है, ए और बी। तो ए और बी तो ऑप्शन नंबर 4 में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर रहेगा। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है 10-11 दिसंबर 2025 को, बिल्कुल इसका उत्तर नंबर 1 ही रहेगा। बताओ कितने प्रश्नों का उत्तर 1-1-1 आया है? पहला ही ऑप्शन सबका उत्तर आ रहा है। प्रश्न संख्या 95 पे चलते हैं। जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति संबंधित नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी? राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने। इसने सुधांशु पंत जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं, उन्होंने पढ़ी थी, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 96। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई कथन है, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, बिल्कुल सही है, सही सत्य है ये तो। यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेंगी, ये भी सही है, दोनों ही सही है इसमें तो इसका उत्तर तो ये और भी दोनों सत्य है चौथे ऑप्शन में, ठीक है। इसका आंसर रहेगा प्रश्न ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 97। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? 11। भाई इसका उत्तर देखो आप, 11 रहेगा। प्रश्न संख्या 3। करंट अफेयर्स से संबंधित बढ़िया प्रश्न आए। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान में किस शहर में हुआ? भाई जयपुर में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। उसका उत्तर रहेगा ऑप्शन 2 जयपुर। सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, इसके संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे, बिल्कुल भाई साहब यही गलत है, ये गलत है। हाँ तो आगे की बात सही है फिर तो। और
व्यक्ति आय करदाता नहीं होना चाहिए। योजना में बाबा साहेब की जो 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर रहेगा 1, जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 100, अंतिम प्रश्न। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 1829 की जो सीरीज थी, श्रेणी थी प्रतियोगिता में, राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? राजस्थान से नीरू कपाड़िया ने। किसने? नीरू कपाड़िया ने, जी हाँ। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो भाई ये प्रश्न पेपर था, आज का प्रश्न पत्र था 2025 में जो सेकंड ग्रेड के अब एग्जाम्स आज चालू हुई हैं, उनके सारे जो प्रश्न हैं मैंने अभी आपको सोल्व करवाए हैं। आप चाहो तो मैं ये प्रश्न पत्र और इसके उत्तर सभी विश्लेषण के सहित ड्राइव लिंक डालूं यूट्यूब पर, नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको क्लास कैसी लगी आज की ये वीडियो? मैंने पहली क्लास ली है भाई, देखो कैसा लगता है आपको ये। मुझे मैंने पूरी हिम्मत करके कार्य किया है। देखते हैं भैया आपका, अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहता है तो मैं अगली जो भी प्रश्न पत्र हो रहे हैं, अभी पेपर होंगे जीके के और भी अन्य सब्जेक्ट्स के रहेंगे जो मेरे से संबंधित हैं, मैं उनके उत्तर आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा, कैसे भी करूं। बाकी अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय रहे तो। मेरे को इतना ज़्यादा तो कुछ आता नहीं है इतना यूट्यूब के बारे में, पर मैंने शुरुआत करी है आज लेके भगवान का नाम आप सभी के सहयोग से। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। आज शुरुआत है, आज कुछ कमी रह गई होगी, गलती रह गई है, उसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ भाई ये कमी रह गई, इसको आप सुधार करिए, तो मैं उसमें सुधार अवश्य करूंगा। अगर आपको लगता है कि ये सही है और उसमें जो भी गुंजाइश है, आप आराम से मेरे को लिखिए, अपना छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, कुछ भी समझ के लिखें। इस तरह मैं उसको सोल्व करने का प्रयास करूंगा, जिससे ही मैं आगे आगे, वो कहते हैं ना, गलतियों को सुधारते सुधारते हम सही होते जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, नए हैं आप सभी, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।